हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में SS हॉट केयर सेंटर पर डॉक्टर साजिद अंसारी MD ने विश्व हृदय दिवस पर एक मरीजों को लेकर हृदय रोग जन जागरूकता कार्यक्रम का विशाल आयोजन किया, जिसमें काफी मरीजों को हृदय संबंधित जानकारी दी और सभी लोगों से अपील अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हृदय रोग, जिसे कार्डियोवैस्कुलर रोग भी कहा जाता है, दुनिया भर में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उन्हें अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व हृदय दिवस के मुख्य उद्देश्य है हृदय रोग के कारणों और जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और धूम्रपान से बचना, हृदय रोग की रोकथाम और इलाज के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना, हृदय स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना और इसे एक प्राथमिकता बनाना। आप हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें, धूम्रपान से बचें, तनाव प्रबंधन करें, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। विश्व हृदय दिवस हमें हृदय स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाता है और हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। इस पे देखिए, एक सवाल मेरा है जो बहुत समय से मेरे दिमाग में था कि बहुत सारे पेशेंट्स का वो अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। जैसे हम खुद अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो हमारा LDL ठीक आता है, HDL भी ठीक आता है, लेकिन मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ आता है। जबकि हम ठीक लाइफ स्टाइल ही अडॉप्ट करते हैं, कुछ बहुत ऐसी गंदी लाइफ स्टाइल नहीं है हमारी। तो इसका हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मेरे मतलब हार्ट के पेशेंट भी हैं हम, तो हार्ट पे हमारे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं? अभी जो रक्षा इनका सवाल बड़ा उचित है। एक्चुअली जो हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए की बात करते हैं, तो आप इंडियन हाइपरलिपिडेमिया की जो बात करते हैं आप वो देखोगे तो अक्सर ये देखा गया है, स्पेशली एशियन फिनोटाइप और उसमें स्पेशली इंडियन पेशेंट में, कि LDL HDL तो हम कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन ट्राइग्लिसराइड वेल कंट्रोल नहीं होते। ऑल्दो ट्राइग्लिसराइड एक मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है लिपिड प्रोफाइल का, जो इम्पोर्टेंट कल्प्रिट इज LDL, लेकिन ट्राइग्लिसराइड मोइटी को भी अगर हम नहीं कम करेंगे तो देन नेट रिजल्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू VLDL बड़ा रहेगा और एक डिस्लिपिडेमिया हो। तो एक तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कि ये ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है। बात यह है कि बट ट्राइग्लिसराइड इंटायरली फूड डिपेंडेंट, हमने डाइट कंट्रोल कर लिया, उसके बाद भी जब बढ़ा हुआ है तब उसको कंट्रोल करने के लिए जो फाइब्रेट दवाइयाँ होती हैं, सारोग्लिटाजार आजकल है, लिपाग्लिन है, डिमाइड है या फिनोफाइब्रेट है, तब हम लोग उसको स्पेसिफिक कंट्रोल करने के लिए लिखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड भी ठीक हो जाए। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर जो किसी का ट्राइग्लिसराइड 300 है, नॉर्मल 200 है, 100 बढ़ा हुआ है, और LDL नॉर्मली उसके लिए जैसे सपोज दैट कि किसी की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो लेटेस्ट गाइडलाइन जो लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसके एक ट्रायल चल रहा है उसका मैं को-इन्वेस्टिगेटर में भी, कि उसके लिए LDL की वैल्यू लेस देन 50 होनी चाहिए और वेरी हाई रिस्क पेशेंट जो है उनके लेस देन 30 होनी चाहिए, जो वेरी हाई रिस्क वाले। तो ट्राइग्लिसराइड न कंट्रोल होने को एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, फिनोटाइप है, हम उसके प्रोन हैं, और उसकी दवा हम यूजुअली कॉम्बिनेशन में स्टेटिन नहीं लेते, तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है। और अगर स्पेशली पेशेंट डायबिटिक है तो उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल यूजुअली बढ़ा हुआ आता है। तो संबंध है बिल्कुल, इसीलिए तो कहानी मैंने यही अपनी भाषण में यही कहा कि 7 बजे खाना बंद, लीवर कोरेस, जितने लिपिड मोइटी हैं सबकी सिंथेसिस लीवर में है, सबकी सिंथेसिस एंजाइम कोई एंजाइम है रिडक्टेज इनहिबिटर जो हम दवाई देते हैं, उस एंजाइम की एक्टिविटी पूरे तो लीवर में होती है। तो
वेस्ट अगर जो आप देते हो तो अगर जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है तो आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो ही जाता है। इसको छोड़कर और भी चीज़ें ApoB और स्मॉल डेंस LDL है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन मेजर चीज़ों पे ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद भी इसका नहीं होता तो फाइब्रेट वगैरह दवाइयाँ हम देते हैं, उसको कंट्रोल। ठीक, आपका क्या सवाल? मेरा सवाल आप सबसे ये है कि लिपोप्रोटीन का लेवल यदि बढ़ता है तो उसका क्या रिस्क फैक्टर है, और लिपोप्रोटीन क्यों बढ़ता है इसके तौर पर? लाइपोप्रोटीन आपका सवाल अच्छा है। और यूजुअली आप लिपिड प्रोफाइल के रिजल्ट में देखोगे तो लिपोप्रोटीन नहीं की गई होती है, इससे कि इसका ना ज़्यादा संबंध जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जेनेटिक्स मॉडिफाइड हाइपरलिपिडीमिया, जो कि हम सब कुछ कर लिए तब हम लिपोप्रोटीन को देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन होते हैं, ApoB होता है, ठीक है, स्मॉल डेंस होता है। तो इसका रिलेशन तो है, और इसका रिलेशन स्पेशली जो है जो कंजेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं बच्चों में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ApoB बढ़ा हुआ होना। अभी एक इसकी ट्रायल आई है लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर ही कि जो हमारे पोस्ट एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट होते हैं, अगर जो उनका जो ApoB या ApoB जो होता है, अगर इसको हम वेल कंट्रोल नहीं करते तो भी रिकरेंट थ्रोम्बोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लाइपोप्रोटीन को, ये बेसिकली टेम्पलेट बेसिस की मेडिसिन है। तो कहानी आती है फिर जो नई दवाइयाँ लिपिड के लिए मार्केट में आ रही हैं, यूज़ कर रहे हैं। एक है PCSK9 इनहिबिटर है, सेकेंड वन इज इंक्लिसरान। एक की कीमत 18-20 हज़ार रुपये की है और इंक्लिसरान इज कॉस्टिंग अराउंड 1,20,000, जो कि मैसेंजर RNA टेम्पलेट पे काम करती है और लाइपोप्रोटीन के लेवल को रिप्लेस करती है वहीं से, ठीक है। बट दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन। अभी हम लोग जो बहुत नीडी होता है, जिसके रिकरेंट एंजियोप्लास्टी के बाद थ्रोम्बोसिस होती है, ApoB बढ़े हुए, LDL सारी स्टेटिन दे दिया, कमी नहीं हो रहा है, डोज बढ़ा रहा है तो उसको मसल क्रैम्प और ये सब चीज़ें होने लगी है। वो तो डेट इज जेनेटिकली मॉडिफाइबल। तो और जो लिपिड के डिफरेंट कंपोनेंट है तो उनमें से वो बनता रहता है। मुद्दा ये कि उसको कम कैसे करें। रोसुवास्टैटिन के हाई डोज से थोड़ा सा बहुत माइनर से चेंजेज आते हैं, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते। इसलिए ज़रूरत ये है कि उसके लिए जो नई दवाइयाँ हैं, स्पेशली इंक्लिसरान इज वेरी टू रिड्यूस द लाइपोप्रोटीन लेवल। ये प्रॉब्लम है सर, नाम अपना बताइए, क्या प्रॉब्लम है? सेक्टर 2 जी जी। तो उसमें देखा ये गया कि अक्सर होती हार्ट की प्रॉब्लम, लेकिन वो कहते हैं गैस बनी हुई है, गैस बनी हुई है। इसका सटीक कैसे मतलब ये अक्सर हमने देखा है। 2-4 होते हैं, रोज हो रहे होते हैं, और अभी एक को डांट के आए भाई मुझे 800 रुपये फीस दे के आए हो, सामान्यतः मेरी यही फीस है। जो गरीब होता है वो कम भी देता है, नहीं भी देता है, मैं देखता हूँ। ये हमारे की ओपन पॉलिसी है, मैंने ये बताया। तो भाई मुझसे राय ले लो ना, ये क्यों कह रहा हूँ कि गैस चढ़ा, और अपने आप मरीज करे कि मैं होम्योपैथी खा चुका हूँ, फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। एक्चुअली जब आप चेस्ट पेन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ोगे कि यहाँ पे कोई हमारे यहाँ पेशेंट आया, वो कह रहा है मुझे एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन हो रहा है, जलन हो रही है, भारीपन लग रहा है गैस नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी बोन है, मसिल है, इसोफेगस है, खाने की नली है, उसके बाद हार्ट है, मीडियास्टम है, प्लूरा, सबसे रिलेटेड बातें हो सकती हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि अगर जो कोई 20 साल का लड़का मेरे यहाँ आके कहता है कि मुझे बिल्कुल गैस सी लग रही है डॉक्टर साहब और थोड़ी बर्निंग सी हो रही है, तो मैं उसके सारे रिस्क फैक्टर को लूँगा और उसके बाद बहुत लगा तो ECG करूँगा या नहीं करूँगा। मैं कहूँगा हाँ यार ठीक है, ये दवाई खाओ। लेकिन एक 50 साल का 40 साल का बंदा एग्जैक्टली उसी सिम्टम से आता है, मुझे बस गैस चढ़ी है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है, गैस जैसा लग रहा है, बस वो कल थोड़ा चल रहा था ना तो थोड़ा सा कुछ लग रहा था, लेकिन बस जलन हो रही है।
तो मैं उसकी हिस्ट्री लूँगा, उसको एग्जामिन करूँगा, उसका ECG करूँगा, उसका ईको करूँगा, उसको ज़रूरत तो ट्रोपोनिन भी करूँगा। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, कमाल ये कि अगर जो ये सब नॉर्मल होता है बट माई क्लिनिकल डायग्नोसिस इज एंजाइना, रिमेंबर इट, तो मैं इसको ट्रीट करूँगा। सारी गाइडलाइन यही कहती है, यू ट्रीट द पेशेंट, यू कांट लीव द पेशेंट। तो जांच एक सपोर्टिव चीज़ें हैं। जांच ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हार्ट ठीक है। मैंने इको किया, रिजेक्शन फ्रैक्शन 70% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तीनों आर्टरी नॉर्मल है। इको में आप उस वक्त चुपचाप लेटे हुए हो, उस वक्त स्ट्रेस नहीं दिया गया आपके यहाँ। तो आपका जो सवाल था कि अगर जो हम अपनी डायग्नोसिस के बारे में श्योर हैं कि हम जो कह रहे हैं ठीक है, तो ऑन दैट टाइम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंसिस्टिंग टू माई पेशेंट कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। आज के ज़माने में तुम मेरी बातों को चाहो तो गूगल बाबा से पूछ लो, जो कह रहा हूँ ऑन पेपर लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तुम उनसे पूछ लो। और गैस चढ़ी चढ़ी जो कह रहे हो, नहीं मानोगे तो तुम ही चढ़ जाओगे। जो कह रहा हो वही करो। एंड बिलीव मी, मुझे कितने लोगों ने दुआएं दिया कि डॉक्टर साहब उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने मुझे पूछा। तो जो गैस चढ़ने की बात है ना, टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है। जब हम कोई डायग्नोसिस बनाते हैं ना, तो कई चीज़ों को मिला के बनाते हैं। एक कोई ग्राम बाढ़ नहीं कि अरे ECG नॉर्मल तो क्या, मेरा हार्ट तो नॉर्मल है। 10 एग्जाम्पल हैं लेमन और अनभिज्ञ डॉक्टरों के कि ECG नॉर्मल है कह दिया, और कुछ देर बाद वो कार्डियक अरेस्ट होकर चला गया। हमारी क्लिनिक का ये लड़कियाँ थी, एक लड़का यहीं अलीगंज से ही आया। 4 बजे उठने का समय था, जयप्रकाश भाई नहीं बैठे हुए। सीवियर स्वेटिंग, चेस्ट पेन। मेरे पे इतनी समय नहीं थी कि मैं उसकी ECG करूँ, बिलीव मी। मैं कहा लोडिंग लाओ। लोडिंग करने का मतलब इन लोगों को पता है, मेरे सारे स्टाफ को। 300 कॉस्पिन, 300 प्रोपिटाइल 80 में ले आके उसको मुँह में तुरंत घुसाया। चबा के खाओ या पानी से खाओ, ये पानी भी ले आके देती है हाथ में। और उस वक्त ना कोई उससे फीस मांगता ना दवाई का। ये मेरा क्या नियम, पहले मरीज को और इन्हीं में गेट पार्शियल रिलीफ। मैं कोई कॉर्पोरेट पेशेंट नहीं था, मैं उसको लारी भेजा। मैं कहा तुम लारी जाओ, हो सकता है तुम्हारी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाए। गया, उसकी हो गई, बच गया। कमाल तो ये हो गया, जब 15 दिन बाद आया वो अपने आके, डॉक्टर साहब थोड़ी सी दवा खा रहा हूँ, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है। तो मैं कहा ठीक है, ECG वगैरह के और चेंजेस थे। मैं कह रही एक बात बताओ यार, एक तुम्हारे जैसे मरीज 15 दिन पहले आया था, हो सका साहब वो मैं ही हूँ जिसको कि आपने बचा लिया। तो व्हाट आई एम टेलिंग, क्लिनिकल सिम्टम एंड साइन इज मोर इम्पॉर्टेंट। हार्ट अटैक में पहले 6 घंटे में आप ECG का आप देखोगे डेमोग्राफी और इंसिडेंस, तो पहले 6 घंटे में 10 से 20% लोगों में चेंजेज आते हैं और हार्ट अटैक हो गया होता है। ट्रोपोनिन T रेज 10% में ही होता है। तो अगर जो एज ए डॉक्टर मेरी डायग्नोसिस लग रहा है कि उसी दिशा में है, तो मैं उसको समझा के, उसको कन्विंस करके, घर वालों को कन्विंस करके, डांट के मैं उसकी ज़िंदगी बचाऊंगा। ये मेरी नेगेटिव है। नाम बता दिए पहले। कौन से सिम्टम्स हैं जो हम जान पाए कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर कुछ हार्ट समस्या है या बीपी समस्या है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ मुझे अब ट्रीटमेंट करना है या मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं लेना है, ये चीज़ हाउ डू आई नो। थैंक यू, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल और सबको जानना चाहिए। जहाँ तक सिम्टम की बात है, सिम्टम तो बड़ा क्लासिकल जो हार्ट की समस्याओं का होता है कि डॉक्टर साहब वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं चलता हूँ, कोई भी स्ट्रेसफुल काम करता हूँ, तेज चलता हूँ, वाइल वॉकिंग स्टेयर सीढ़ी चढ़ता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी हेवीनेस होती है, पेन होती है। फिर मैं रुकता हूँ, आराम हो जाता हूँ, कोई बात नहीं हो, तो मैं ठीक हूँ, मेरी दिनचर्या ठीक है, चलना फिरना ठीक है। ये कि क्लासिकल सिम्टम है, लेकिन एक लाइन में कार्डियोलॉजी तो ठीक नहीं है। किसी को सिंपल अटैक होता है, किसी का BP बढ़ा होता है, किसी का शुगर बढ़ा होता है। तो ये क्लासिकल सिम्टम है कि हम एक्सर्शन पे हमको तकलीफ होती है। जब हम एक्सर्शन पे क्या फिजियोलॉजी है, जो आर्टरी की नैरोइंग हो रही है, जब आप चलते हो तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए।
और वो नहीं बढ़ता आपको तकलीफ होती है, तो ये तो इसको कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल डिजीज। इनमें से तो स्टेबल है, उसका क्या होगा, इसको हार्ट अटैक होने वाला है। हम लोग राष्ट्रपति को हार्ट अटैक से पहले चल ही रहे, तो उसमें ये होता है कि आर्टरी की जो वॉल होती है, मान लीजिए मेरी एक आर्टरी है, तो अटैक से पहले इसमें ब्लड फ्लो थ्रू एंड थ्रू नॉर्मल जा रहा है, लेकिन इसको वेसल्स की वॉल है, उसमें कल्प्रिट रीजन है, एथेरोमा फंसा हुआ है, और जब उसको निकलना उसमें फैटी स्टिक से बाहर निकला, ब्लॉक किया, धड़ से हमको सिम्टम्स सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन, स्वेटिंग, घबराहट, मेन वाली नस है तो फिर हम वहीं गिर गए, उससे आगे गए। तो ये तो अनस्टेबल ACS का स्पेक्ट्रम हो गया। आपके सवाल का ये है कि हम BP, शुगर, लिपिड और अपनी बॉडी वेट और इन सबको आइडियलाइज रखें, और जो क्लासिकल सिम्टम है उसको जरूर इग्नोर ना करें। और जो चेस्ट पेन वगैरह जैसी चीज़ें हैं, मैं कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं उनके जेब में लोडिंग डोज रखा रहता है। लोडिंग डोज पीयूष के जेब में भी होगा, जयप्रकाश भाई के भी जेब में होगा, क्यों जयप्रकाश भाई, ठीक है, जो कि हार्ट अटैक पे किसी को, उनके किसी करीबी मित्र जो कि शायद जर्नलिस्ट ही थे ना, जिनको अटैक पड़ा था, इसलिए पहले की बात है, जिन्होंने कहा कि क्या किया जाए ऐसा, तो वाइफ से कहा उन्होंने कि ऑल ऑफ सडन चेस्ट पेन घबराहट हुई है, हाफ आवर। तो जो लोडिंग डोज कहते हैं हार्ट अटैक के लिए कि एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडाग्रिल 300 मिलीग्राम और एटारवास्टेटिन 20 मिलीग्राम, इसको रखना चाहिए। एस्पिरिन को चबा के खाना चाहिए, बाकी दवाइयों को पानी से खा लेना चाहिए, साल्वेटेड चूसने वाली होनी चाहिए, तो आप अपनी और किसी दूसरे की भी जान बचा सकते। ये तो वो है जब अटैक पड़ गया, ये अनस्टेबल कंडीशन चल रही। स्टेबल वाले का सिम्टम मैंने बताया कि रेस्टिंग कंडीशन बिल्कुल मस्त हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई भी स्ट्रेस एक्टिविटी में जाता है तो आपको समस्या है। एक वो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसके पास रिस्क फैक्टर्स हो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, थैंक यू।